जो विकास संबंधित हो वो नहीं हुआ। हमेशा लड़ाई झगड़ा, और ये ठेकेदारों का अड्डा, याद रहे, ठेकेदारों और बदमाशों का अड्डा हो गया मधुबनी नगर निगम। आपको मेरी बात गलत लगती हो तो पिछले 4 साल 5 साल का सभी पेपर, न्यूज़पेपर या डिजिटल माध्यम कुछ भी निकाल कर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक, और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर क्षेत्र में सरगर्मी बनी हुई है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। हम लगातार आपको विभिन्न प्रत्याशियों के दावेदारी को दिखाते रहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी, जिनका पिछले कुछ दिनों से लगातार जनसंपर्क अभियान है और डन न्यूज के माध्यम से हम हर रोज यह अवगत करवाते रहे हैं। तो आइए हम आज आपको दिखाते हैं मधुबनी डन न्यूज पर मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी। नमस्कार, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है। जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि आप मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी हैं। आपका नाम मोहम्मद शाहजहां अंसारी है, लेकिन डन न्यूज़ के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपका सामाजिक जीवन कैसा रहा है और फिर आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की। मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां अंसारी है, और इससे पहले भी मैं पिछले चुनाव से पहले भी इस स्टूडियो में आ चुका हूं, और इस स्टूडियो में आने के बाद बहुत बड़ी कामयाबी मैंने हासिल की है। मैं 2 बार पार्षद रह चुका हूं। वर्तमान में मेरी पत्नी बेनज़ीर खालिद नगर परिषद मधुबनी, अब जो कि नगर निगम हो गया है, उसकी निवर्तमान पार्षद हैं। और अभी पुपरी से मेरी छोटी बहन अकबरी, वो भी पार्षद चुनी गई हैं, और बेनीपट्टी से मेरी भांजी हैं हिना कौसर, वो भी पार्षद चुनी गई हैं। फ़िलहाल अभी नगर निगम में 3 निवर्तमान पार्षद मेरे परिवार में हैं, और 2 वर्तमान पार्षद, नई नवेली पार्षद मेरे परिवार में हैं। तो देखा जाए तो 5 पार्षद कुल मेरे परिवार में अभी हैं। भाई बात हुई राजनीतिक शुरुआत की, तो मैं इसे राजनीति मानता ही नहीं हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ ये सेवा है। मैं चुनकर 15 साल पहले भले आया हूँ, लेकिन सेवा में, जनसेवा में मैं 1994 से हूँ। जहाँ पर भी सामाजिक सरोकार का कोई काम होता है, जिस तरह का भी काम हो, उसमें मैं हमेशा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता आया हूँ, और ये एक मेरा नेचर है। और आप जानते ही हैं कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने कहा कि आप इसे राजनीति मानते ही नहीं हैं, यह एक प्रकार से सेवा है, तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस पिछले 15 वर्षों में अब तक आपने क्या सब सेवाएं जनता को दी है। मेरे वार्ड पार्षद बनने से पहले मेरे वार्ड में 6 बुज़ुर्गों को पेंशन की राशि मिला करती थी, जो कि अभी 300 प्लस है। मेरे वार्ड पार्षद बनने से पहले मेरे वार्ड में एक भी पीसीसी सड़क नहीं था। अब एक भी सड़क ऐसा नहीं जो पीसीसी नहीं हो। उसके अलावा भी बहुत सारा जन सरोकार का काम होता है, तो अगर गिनाने लगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक जो ज़रूरी बात है, क्योंकि समस्याएं 100% कभी समाप्त नहीं होती हैं, कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। मेरा प्रयास है कि वो समस्याएं जैसे जैसे मेरे सामने आएगी उसको मैं दूर करता रहूँगा। अनवरत प्रयास जारी है, और जिस तरह के सेवा की बात करें वो उसमें मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। यही मेरी कार्यशैली है। एक चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मन में ये इच्छा कब आई कि मुझे मेयर पद के लिए खड़ा होना है? ये अचानक आई या शुरू से आप राजनीति से आपका जुड़ाव रहा है, इसलिए ये कब आया, कब प्रबल इच्छा हुई कि नहीं, मुझे मेयर पद के लिए भी अपनी दावेदारी अब देनी है? दरअसल
जब मैं पहली मर्तबा निर्वाचित होकर आया था, तब मेरी ख्वाहिश थी, मैं निर्वाचित ही इसलिए हुआ था, पार्षद बना ही इसलिए था मैं, कि मैं चेयरमैन यानी मुख्य पार्षद बन सकूं। लेकिन उस वक्त में हालात इस तरह के थे जो मुझे लगा कि मैं मुख्य पार्षद नहीं बन पाऊंगा। उस वक्त मैंने खालिद अनवर साहब को सपोर्ट किया। उस समय वो मेरे रिश्ते में कोई नहीं लगते थे। एक पूर्व वाइस चेयरमैन थे वो नगर परिषद के। बाद में मेरी रिश्तेदारी उनके यहाँ हो गई। मैं उन्होंने मेरे अंदर जो भी हो, जो देखा हो, जो अच्छाई देखी हो, और उनकी लड़की से, उनकी बेटी से मेरी शादी हुई। उसके बाद सन 2010 में अविश्वास लगा तत्कालीन मुख्य पार्षद पर। तब तक वो मेरे रिश्तेदार हो चुके थे। मैंने प्रयास किया, उन्होंने भी प्रयास किया, किसी कारणवश वो चेयरमैन नहीं बन पाए फिर से। लेकिन 2012 में मैं कामयाब हुआ और ऑलमोस्ट मैं किंग मेकर की भूमिका में था, और मेरे ससुर खालिद अनवर साहब को मैंने चेयरमैन बनाया। बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान रहा है, मेरा भी बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन चेयरमैन बनने के बाद मैं आपके तमाम दर्शकों को और मधुबनी की जनता को कहना चाहता हूं कि आप पता कर लीजिए, मेरा काम था कि भाई चेयरमैन बने वो, क्योंकि मैं उनका दामाद था। लेकिन उनके किसी भी ऐसे काम में, जब अगर उनका कोई काम मुझे लगा कि गलत है, तो मैंने उनको भरपूर प्रयास किया कि मैं उनको रोकूं। अब अगर वो रुके तो ठीक, नहीं रुके तो ठीक, मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया। कुल मिलाकर ये कहें कि कहावत है कि लोग जब सत्ता में आते हैं तो तरह तरह की ठेकेदारी करते हैं। रोड है, नाला है, स्वीपर की बहाली हो, सुपरवाइज़र की बहाली हो, किसी तरह की ठेकेदारी हो। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपके सभी दर्शकों को, कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि मैं कितना फूक फूक कर कदम रखता हूँ। फिर 2017 का समय आया। निवर्तमान जो पार्षद थे उस समय के, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, वो हार गए। फिर मैंने प्रयास किया 2019 में। अभी की जो सरकार है, निवर्तमान सरकार जो है, मुख्य पार्षद, उनके खिलाफ अविश्वास लाने का मैंने भरपूर प्रयास किया, क्योंकि इनके कार्यकाल में, आप सभी लोग पता करें, पिछले 4 साल में एक भी ऐसा काम जो विकास संबंधित हो वो नहीं हुआ। हमेशा लड़ाई झगड़ा, और ये ठेकेदारों का अड्डा, याद रहे, ठेकेदारों और बदमाशों का अड्डा हो गया मधुबनी नगर निगम। आपको मेरी बात गलत लगती हो तो पिछले 4 साल 5 साल का सभी पेपर, न्यूज़पेपर या डिजिटल माध्यम, कुछ भी निकाल कर देखें। कैबिनेट की बैठक हो या कोई विशेष बैठक हो, उसमें उनके ख़ास लोग, उनके आका, वो लोग पार्टिसिपेट करते थे। जो आज प्रत्यक्ष रूप से मेयर का कैंडिडेट बन के मेयर बनना चाहते हैं और नगर निगम चलाना चाहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से पिछले 5 सालों से वो नगर निगम चला रहे थे। मैं एक छोटी सी मिसाल देके समझाना चाहता हूं दर्शकों को। जिस तरह से मनमोहन सिंह के समय में सोनिया गांधी पर ये इल्ज़ाम लगता था कि सुपर सरकार वही हैं, कुल मिलाकर यही बात अभी निवर्तमान सरकार पर है कि वो तो एक कठपुतली थे, और अपने आका की बातों पर तमाम जितने भी गलत तरीके के काम होते हैं, जिसकी वजह से विकास बाधित हो गया, अवरुद्ध हो गया, हिस्ट्री उल्टा कर देख लें तो आज उनके आका प्रत्यक्ष रूप से आ रहे हैं। उनके आका पिछले 5 सालों से अप्रत्यक्ष रूप से राज कर रहे थे। हम मधुबनी की जनता से विनती करते हैं कि इन सब चीज़ों को देखते हुए कोई फैसला लें। जो प्रत्यक्ष रूप से करना चाहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इतना गलत कर चुके हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से क्या क्या करेंगे, इस बात को समझें।
तो जैसा कि पिछला 15 वर्ष आपका संघर्ष और जीत से भरा रहा, तो आपको क्या लगता है कि ये पिछले 15 वर्षों में कितना बदलाव आया है? आपने अभी विकास कार्य की बात की, तो ऐसी कौन सी कार्य है जो अब तक वृहद पैमाने पे अवरुद्ध है और आपको वो करना है? अगर आप मेयर बन के आते हैं तो आपको वो करना है, या पिछले 15 वर्षों में इतनी सारी बदलाव आई है या फिर कुछ बदलाव नहीं आया है? तो आपको क्या लगता है कि आपको कौन सा कार्य करना है? चीज़ें कितनी बदली है? मैंने पहले भी कहा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली नहीं हैं। आप पूरे शहर में घूम कर देख लीजिए। हमारी लड़ाई हमेशा इस बात को लेकर रही कि महिलाओं के लिए शौचालय और अदर चीज़ों की व्यवस्था हो, जो एकदम एसेंशियल है। तो जब मेरे फादर इन लॉ चेयरमैन थे तब भी मैं ही मेन विपक्ष था। आप इस बात पर ध्यान दें कि किंग मेकर ही विपक्ष की मेन भूमिका में अदा किया। आप सारी प्रोसीडिंग्स को उल्टा कर देख सकते हैं। और एक और गलत कार्य संस्कृति है नगर परिषद की, जो आप किसी बोर्ड की बैठक में जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना अटेंडेंस बनाते हैं कि मैं यहाँ उपस्थित हुआ। उस उपस्थिति को नोट ऑफ कंसेंट मान लिया जाता है। बाद में योजनाओं का क्रियान्वयन जो एजेंडा पास किया जाता है, आपकी उपस्थिति को ही वो मान लिया जाता है कि आपने उसमें सहमति दी, जो कि सरासर गलत है। इसके खिलाफ भी मैंने और हमारे मित्र राहुल पुरवे की माँ महारानी चाची ने कंबाइंड रूप से एप्लीकेशन डीएम साहब को दिया कि अटेंडेंस रजिस्टर अलग होना चाहिए और एजेंडा कोई पास होता है वो सही है या गलत है। मैं अगर किसी एजेंडे के ख़िलाफ़ हूँ जो गलत है तो उस पर वहाँ पर अलग होना चाहिए, अलग रजिस्टर। आज तक नहीं हुआ। यही परिपाटी है और हम यही कहेंगे, चाहे वो पिछला कार्यकाल हो, दिनों दिन निरंतर जैसे जैसे नगर परिषद आगे बढ़ा, नगर निगम बना, इसकी कार्यशैली और बदतरीन होती चली गई। कोई ये नहीं कह सकता है कि उन्होंने अच्छा काम किया। हम भी यही कहते हैं कि आप हालात देख लीजिए, शहर पूरा गंदगी से भरा हुआ, जाम से। आज भी मैंने अपने पैसे, अपने खर्च पर अपने वार्ड की सफाई करवाई है। पिछले कई दिनों से वार्ड का काम बाधित था। और ऐसा नहीं है, जब मेरे घर में भी शादी हुई और लेबर लोग स्ट्राइक पर रहे तो मैंने अपने खर्च से, अब सोचिए कि दूसरे लोग जो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हम उनके यहाँ साफ़ सफाई करवावें, हमको खुद अपना पैसा खर्च करना होता है साफ़ सफाई के लिए। मैं करता रहता हूँ क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है। हम ये रोना नहीं रो सकते हैं कि भाई लेबर नहीं आया इसलिए हम आपके यहाँ सफाई नहीं करवा पाए। वहाँ पर अपना जेब ढीला करना पड़ता है, वो करते हैं। तो विकासात्मक कार्यों में मेरा पैसा भी खर्च होता रहा है, इलेक्शन हो या नहीं हो। ये मेरी कार्यशैली है। तो अब तक हमने बात की कि अब तक जो कार्य हुआ है या अब तक की स्थिति कितनी दयनीय रही है। चूँकि मेयर का चुनाव जनता की नज़र से देखे तो उनके लिए एक उम्मीद है कि उनके क्षेत्र में विकास होगा, वो जिस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं उससे वह बाहर निकलेंगे। और ऐसे में जनता के सामने बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं, दर्जनों प्रत्याशी भीड़ लगा के खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतदाता जो हैं वो कितने जागरूक हैं और वो किस आधार पर अपना मेयर प्रत्याशी चुनेंगे, और क्या आप एक प्रत्याशी के तौर पर उस पैमाने में फिट बैठते हैं या नहीं? मैंने आपके पिछले सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया, मैं उसको पूरा कर दूं। जैसे मैं आपने पूछा कि आप मेयर के तौर पर कैसे देखते हैं, कैसे आपने सोचा कि आप मेयर का चुनाव लड़ेंगे। तो जब वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद को चुना करते थे और अब तो मेयर को चुनना है, तब पब्लिक को, जनता को केवल वार्ड पार्षद चुनना होता था और वार्ड पार्षद मेयर डिप्टी मेयर चुना करते थे या उप मुख्य पार्षद चुना करते थे। इस बार पूरे बिहार का सिस्टम चेंज हो गया। इस बार जनता को वार्ड पार्षद भी चुनना है, डिप्टी मेयर भी चुनना है और मेयर भी चुनना है। तो जब तक पार्षद चुना करते थे, डिप्टी मेयर, मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, तब तक मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं चुनाव लड़ पाऊँ। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जब ये ताकत जनता के हाथ में आई तो मुझे ऐसा लगा और मेरे अंदर ये विश्वास आया कि कहीं न कहीं आज तक पैसे के बल पर जो लोग चुन के आते रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता बगैर पैसे खर्च किए हुए कैंडिडेट और ऐसे कैंडिडेट को चुनेगी जो पैसा खर्च करने में यकीन नहीं रखते हैं, जो विकास के काम में यकीन रखते हैं, जो बैलेंस करके चलना जानते हैं, जो मेयर बनने के बाद लूटने की संस्कृति और किसी भी गलत कार्यों की संस्कृति जो होती है
उसके विरुद्ध हो, ऐसे लोगों को वो चुन सकते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जनता ऐसा करेगी, ऐसे किसी मेयर को चुनेगी। इसीलिए मुझे ये ताकत मिली कि मैं चुनाव लड़ सकूं और मैं मैदान में आया। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस घोषणा के बाद कि जनता डायरेक्ट मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेगी, मैं वो पहला व्यक्ति हूं जिन्होंने ये घोषणा की कि मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगा। आप मेरे तमाम सोशल साइट्स और जो जानने वाले लोग हैं उनसे पता कर सकते हैं। कुल मिलाकर मैं पहला व्यक्ति हूं जो मेयर बनने, मतलब मेयर का चुनाव लड़ने की जिसने घोषणा की। और अभी आपने एक और सवाल किया, उसके बाद जिस सवाल को मैं अभी मिस कर रहा हूं, उसके बाद ये तो पहले के सवाल का आपका जवाब हुआ जी। अब आपका दूसरा सवाल आवेगा, मैं उसका जवाब दूँगा। अच्छा, अभी उस सवाल को रखते हैं आगे। अभी जनता की चूंकि बात हो रही है और जनता के हाथों में ताकत है मेयर को चुनने की, और विगत 2-3 माह से आपका जनसंपर्क अभियान जो है वो लगातार जारी है, तो आपका व्यक्तिगत जो मानना है, वो कितना मानना है कि जनता जो है वो कितनी संभावना है कि जनता आपको पसंद कर रही है, जनता का रुझान आपकी तरफ बढ़ रहा है, जनता चीज़ों को समझ रही है या नहीं? या फिर आपको ऐसा क्या लगता है कि इतने सारे प्रत्याशियों के बीच में जनता के बीच आपका कैसा रुझान है? जनता के बीच रुझान की बात जहाँ तक है वो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कुछ प्रत्याशी हैं जो ये कहते हैं दावेदारी के साथ कि 80% जनता उनके साथ है, तो मैं उनको सजेशन देता हूँ कि तब आपको फील्ड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर जब 80% जनता आपके साथ है, मोदी जी इतने पॉपुलर नेता हैं, उनके साथ 40% जनता नहीं होती है पूरे भारत में, और हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी कहते हैं कि 80%, तब तो आपको घर में सो जाना चाहिए और चुनाव का इंतज़ार करना चाहिए, नॉमिनेशन करके सो जाना चाहिए। आपके साथ रिजल्ट, जाहिर सी बात, आप 80% पर हैं। मेरा अपना मानना है मेरे लिए कि जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो ये प्रोग्राम है, जो जागरूकता कार्यक्रम है, जनसंपर्क मेनली इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि मैं जनता को कितना जागरूक कर सकता हूँ। मैं अवेयरनेस के प्रोग्राम के तहत ही आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बात को समझ रही है कि आज तक जो परिपाटी थी, जिस धारा से लोग चुने जाते थे, अब उस परिपाटी को चेंज करने का समय आ गया है। और जनता को चाहिए कि मैं एक मैसेज अपील कर रहा हूँ जनता से कि जनता को पता है कि फ़लाँ कैंडिडेट सही है, फ़लाँ कैंडिडेट गलत है, जो भी सब पता है। लेकिन एक कमी मैं देखता हूँ, जो अपील के माध्यम से मैं कहता हूँ कि उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। देखिए, सुधार की ज़रूरत सिर्फ जनप्रतिनिधियों में और लड़ने वाले, उम्मीदवारी करने वाले लोगों में नहीं है, सुधार की ज़रूरत जनता में भी है। क्योंकि जो चुन के आएगा जो आदमी, वो आपके बीच से ही आएगा। और जो आपके बीच से चुन के आ रहा है, उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी आपको है, और नहीं है तो लीजिए। ये जानते हुए कि शाहजहां अंसारी सही व्यक्ति नहीं है, उसके बावजूद आप शाहजहां अंसारी के पैसे से लोभ रखते हैं, कुर्बत रखते हैं, लालच रखते हैं, तो ये चीज़ नहीं चलेगा। चुर चुर मुरमुर नहीं चलेगा। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा पैसा भी गलत है, और अगर मैं सही हूँ तो फिर पैसे की बात ही कहाँ है। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि सिर्फ नेता पर डिपेंड मत रहिए, और सिर्फ नेता पर ये जिम्मेदारी मत सौंपिए सारी ईमानदारी बरतने की। थोड़ी सी ईमानदारी, मैं तो कहता हूँ पूरी ईमानदारी बरतने का समय आ गया है। एक शेर में, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपने हिस्से की बरती पूरी ईमानदारी है, सही मेयर का चुनाव अब आपकी जिम्मेदारी है। तो चूंकि मेयर के चुनाव की बात हो रही है, जनता के चुनने के तरीके की बात हो रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बतौर मेयर प्रत्याशी आपको क्या लगता है कि आपको किन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? जो हम बात कर रहे हैं कि पिछले 15 सालों में स्थिति जस की तस बनी हुई है, या फिर स्थिति और भी दयनीय हो गई है, तो यही बीच का भी हमारा सवाल था कि किन किन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। देखिए, अभी ठंड का समय है, समस्याएं कुछ कम दिख रही होंगी। जैसे ही बरसात आएगा तो हर जगह समस्या से, ये आपका खुद का स्टूडियो डूब जाता है, ये आपका स्टूडियो डूब जाएगा, पूरा कॉलोनी डूब जाएगा। यहाँ पर संप हाउस की आवश्यकता है। ये सबसे पुराना कॉलोनी है। सबसे पहले मेरा काम होगा कि यहाँ पर एक संप हाउस, और ऐसे किसी भी कॉलोनी में संप हाउस की व्यवस्था हो।
जो वर्षा जल हमारे लिए वरदान है, बरसात में वो पूरे मधुबनी के लिए अभिशाप, मैं मधुबनी का पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत के लिए अभिशाप बन जाता है। ये हमारी कार्यशैली, गलत कार्यशैली का नतीजा है। अगर मधुबनी नगर निगम से या पूरे कहीं भी किसी नगर निगम से कोई नक्शा पास होता है तो उसको ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि वर्षा जल का संचयन अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नक्शा पास नहीं होगा। ये मैंडेटरी मैं करने जा रहा हूँ। डबल फायदा है, वर्षा जल का संचयन होगा। हमारा जो भूजल भागता जा रहा है, चापाकल से पानी नहीं आता है, हर आदमी सबमर्सिबल लगा रहा है। पैसे वाले लोग सबमर्सिबल लगा लेंगे, पैसे वाले लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं, अगर ही प्यासे मर जाते हैं। हम अगर सबमर्सिबल लगा के पानी निकाल लेते हैं तो अगल बगल के जो गरीब है उनके पास सबमर्सिबल नहीं है, वो कहाँ से इंतज़ाम करेंगे पानी का? वो फिर रहते हैं इंतज़ाम, किसी के आसरे पर आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंड हो जाते हैं, किसी का एहसान लेते हैं। मेरा कहना है कोई किसी का एहसानमंद क्यों हो। मेरा अपना है कि जो वाटर लॉगिंग, जल जमाव की समस्या है, उस समस्या के निराकरण के लिए वर्षा जल का संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे बेहतरीन तरीका है। जो छोटे छोटे घर हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। जो बड़ा बड़ा घर है, जो पहले से भी है बड़ा, आज जो बनने वाला है, वो उन सब पर ये नियम लागू करेंगे। भूगर्भ का जो जल है उसको भी रिचार्ज होगा उस वर्षा जल से, और जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उससे भी निजात मिल जाएगी। तो एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने, एक हो गया जो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है, अभी मैं आ रहा था आपके स्टूडियो, किसी भी रास्ते से आपके स्टूडियो आने की जो संभावना है वो बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल होता आने में। हर तरफ जाम लगता है, इधर से पुल टूटा हुआ है, इधर से इतना बड़ा ब्रेकर बना हुआ है, किसी ने नाला बना दिया रोड पर, किसी को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जो चाहता है, हमारे यहाँ आज़ादी इतनी है कि दूसरी की आज़ादी छीन लेते हैं। हमको आज़ादी है, इनकलाब जिंदाबाद, आपका रोड जाम कर दिया, रास्ता जाम कर दिए, अब आप मरिए। भाई ये ऐसी आज़ादी किसी काम की नहीं है जो दूसरों की आज़ादी और हक तलफी करे। हम इतने आज़ाद हैं लेकिन दूसरों की आज़ादी पर हम लोग कुठाराघात नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए, जहाँ पर रोड देख लीजिए, कोई कहीं पर बालू गिरा दे रहा है, कोई मिट्टी गिरा दे रहा है, कोई बड़ा सा ब्रेकर बना दे रहा है। इन सब चीज़ों का सुधार, मैं जनता से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट बेनिफिट आपको जो देने जा रहा हूँ आने वाले समय में, अगर आप मुझे उस कुर्सी पर बैठाते हैं तो सबसे पहले अनर्गल टैक्स, आपके लैट्रिन का कर लगता है वो नहीं लगेगा, क्योंकि नगर निगम उसके लिए आपको कुछ करके देती नहीं है, नगर परिषद भी नहीं करके दी। स्वास्थ्य सेस क्या करती है नगर निगम, नगर पालिका? स्वास्थ्य संबंध में कुछ भी नहीं, उसका सेस आप क्यों लीजिएगा? उसके बाद आपको कई तरह का सेस और भी है। शिक्षा का सेस, एजुकेशन सेस, आप क्या कर रहे हैं एजुकेशन में? न एजुकेशन में कुछ कर रहे हैं, न स्वास्थ्य में कुछ कर रहे हैं, ठीक है, न ही आप लैट्रिन शौचालय कर जो लेते हैं उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इस तरह का अनर्गल टैक्स आप ले रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का जितना भी अनर्गल टैक्स है मैं डायरेक्ट रूप से उसको समाप्त कर दूंगा। और रही बात नक्शा, आप सही नक्शा लाएंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत, उस नक्शे को पास करने में आपका 1 रुपया भी नाजायज़ खर्च नहीं होगा। 1%, 2%, किस बात का 2% भाई? तो टोटल जितना भी आपका ये है, मतलब कि जो खर्च आएगा मकान बनाने पर, उसको क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ शब्द को, उसका 2%। किस बात का 2%? ये बेहुदा टैक्सेस हैं। इस तरह के तमाम बेहुदा टैक्सेस को मैं समाप्त करूँगा, जिससे जनता का, चाहे वो पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग हों या गरीब जनता हो, उन सब को इस तरह के अनर्गल टैक्स से बचाव होगा और कहीं ना कहीं जनता को इससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा। ये हो गया टैक्स की बात। समस्याओं को देख लीजिए, पार्किंग कहीं नहीं है, कहाँ पर गाड़ी आप लगाएंगे, कहाँ पर शॉपिंग करेंगे? आज भी आपका जो शहर है बदतरीन हालात से गुजर रहा है। अगर अच्छी शॉपिंग करनी हो तो दरभंगा जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, पटना जाइए, यहाँ का पैसा बाहर जाता है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या। तो इसके साथ ही समस्याओं और समाधान का ये सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार सवालों का सिलसिला जारी है और आज हमारे साथ
स्टूडियो में मौजूद है शाहजहां अंसारी साहब, जो मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी है। इस सवाल के सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला सवाल होगा आपसे कि मधुबनी के तत्कालीन नगर परिषद के सत्ता यानी पावर हाउस के बिल्कुल करीब आप रहे। आपके ससुर माँ जो हैं वो चेयरमैन रहे, आपकी सास भी चेयरमैन बनने के लिए चुनाव जीत करके आई, आपकी पत्नी भी चुनाव जीती महिला सीट होने के कारण। अंतिम समय में आपने प्रयास भी किया कि इस पावर को मैं अपने हाथ में लूँ। सत्ता के इतने करीब होने के बावजूद, और महिला पार्षद आपके घर से होती हैं, दोनों जगह से, आपके ससुराल से भी आपके घर से भी, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर क्या वजह रहा जो सत्ता के करीब हो के विकास नहीं हो पाया मधुबनी नगर परिषद का, जो तत्कालीन नगर परिषद है? अब तो चुनाव होगा तो नगर निगम होगा ही, हो चुका है, चुनाव होना बाकी है। आपको यकीन नहीं होगा, जब बोर्ड की मीटिंग में पार्षद या पार्षदगण जो भी जाते थे, उनके लिए उस संख्या में कुर्सी भी नहीं रहती थी। ये मैं इस 5 साल की बात कर रहा हूँ, कुर्सियाँ भी नहीं होती थी उसके लिए। महिला पार्षदों के लिए अलग से जो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए शौचालय वगैरह की, वो भी नहीं। हमने बार बार, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि मैं हमेशा जो एक बगावती मोड में सिर्फ इसीलिए रहा कि जो एसेंशियल चीज़ है, आप शहर की बात तो छोड़ दीजिए, नगर परिषद, तत्कालीन नगर परिषद अभी नगर निगम जो है, उसमें महिलाओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था नहीं थी। मैंने कई मर्तबा आवाज़ उठाई और उसके लिए कहा ना, अनर्गल बात जो होती है वो भी मैंने कह दिया। तो कुल मिलाकर कहें तो लड़ाई के मोड में हम हमेशा रहें। हमेशा गलत कारणों को रोकने के लिए जो वजूहात है, जो जिससे बदनामी होती है शहर की, नगर परिषद की, उसके विरोध में हम हमेशा रहें। और कह सकते हैं कि विरोध में ही मेरा 15 साल निकल गया, चाहे वो मेरे घर के मेरे रिश्तेदार का कार्यकाल हो या उसके पहले का या उसके बाद का। नगर के लोगों ने, पार्षदों ने बदलाव लाया। हमेशा बदलाव ये सोच कर लाते हैं कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन वो बेहतर नहीं, बदतर होता चला गया। आप 2012 से 17 मेरे ससुर का कार्यकाल देखेंगे, वो उतना बदतर नहीं रहा। हम अच्छा नहीं कहते हैं, लेकिन ये 17-22 जो है, जितना बदतरीन गुजरा है हर मामलात में, चाहे वो अकील भाई वाला मामला देख लीजिए, जो भी मामला देख लीजिए आप, इससे बुरा नगर परिषद प्रशासन आज तक नहीं हुआ। और उसके पीछे जो लोग थे सत्ताधीश, उसके बारे में नगर की जनता जानकारी ले। आप कह सकते हैं कि मैं इस मामले में बगावती मोड में होते हुए कामयाब नहीं हो पाया, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर अपने अंदर चेंज लाने की बात हुई, बदलाव लाने की बात हुई, मैंने बदलाव किया अपने अंदर। लेकिन जहाँ पर हम दूसरों में बदलाव नहीं ला सकते हैं प्रयास करने के बावजूद, वहाँ पर आप मुझे मान सकते हैं कि वहाँ मैं असफल रहा। नहीं, ये जो आप अपने ससुर का जो कार्यकाल 12 से 17 जी और 17 से 22, 17 से 22 में लगातार आप कोशिश किए कि मैं शौचालय हो, ये जो दो डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ मामला है। सारे पार्षद आवास शौचालय में पैसे लेते हैं। सुनिए ना, हम सारे पार्षदों की बात नहीं करते हैं और हम किसी पार्षद की बात नहीं करते हैं। जनता खुलेआम कहती है, हम आप भी जानते हैं इस बात को। नहीं, हम जानते हैं, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं कहते हैं। हम इतना जानते हैं कि मैं शाहजहां अंसारी इस गंदगी में नहीं था। मैं यहाँ से क्लीन चिट लेकर निकला हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे पार्षदों की बात नहीं करता, मैं वर्तमान चेयरमैन की बात नहीं करता। मैं साफ कह रहा हूँ मैंने क्या किया। आज आपके स्टूडियो में मैं हूँ, आप हमसे मेरे बारे में सवाल कीजिए, मैंने क्या किया या नहीं किया। कुछ सवाल ऐसा है जो हर जनता जानती है, मधुबनी की सभी जनता जानती है। बिल्कुल, उसका जवाब हम दें तभी जनता समझेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने क्या किया है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि अमूमन लोग बोलते हैं सिस्टम, हमने सिस्टम को बदलने का प्रयास किया, सिस्टम नहीं बदल पाए। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि सिस्टम मुझे भी नहीं बदल पाया।
दोनों चीज़ रहा। जी बिल्कुल, सिस्टम मुझे बदल नहीं पाया। आप विपक्ष में रहने का मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल कि विपक्ष में मैं क्यों था, जबकि विपक्षी लोग सत्ता में आ जाते हैं सत्ता की मलाई चाटने के लिए, लेकिन मैं सत्ता में होते हुए विपक्ष में चला गया सिर्फ इसलिए कि मुझे गलत बातें पसंद नहीं हैं। मुझे ठेकेदारी में करप्शन, कमीशन पसंद नहीं है। मुझे कहीं भी ऐसा कुछ कोई काम पसंद नहीं है जो गलत हो, चाहे वो टेबल के नीचे से हो या टेबल के ऊपर से हो। अच्छा, मैं इसका विरोधी रहा हूँ। आप अगर मेयर बनते हैं तो ये जो टेबल के नीचे वाली बात आई है, इसमें जो लोगों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप इस बात को कैमरे के सामने माने या न माने, तमाम जो 1 से 30 के पार्षद थे, कोई दूध के धुले हुए भी नहीं हैं, चाहे वो मेरे परिवार से हो, आपके परिवार से हो, आपके ससुर के यहाँ से हो, या तमाम जो बाकी लोग हैं जो 30 पार्षद थे। आप जो टेबल के नीचे वाली जो सिस्टम है, इसको क्या करेंगे? जैसा मैंने अपने वार्ड में किया। ये तो हो गया कि आप कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ और मेरे अलावा कोई ईमानदार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अलावा कोई ईमानदार नहीं। मैंने अपनी जिम्मेदारी ली कि मैंने करप्शन ख़त्म कर दिया। मुझे आपने एक वार्ड की जिम्मेदारी दी, मैंने अपने वार्ड से करप्शन को समाप्त कर दिया। आपके ऊपर 3 वार्ड की जिम्मेदारी। आप मुझे नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपें, मैं नगर निगम को करप्शन मुक्त कर दूंगा, क्योंकि तमाम जितनी भी समस्याएं हैं उसकी जननी होती है आप भ्रष्टाचार। सभी समस्याओं की जननी है। हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, स्वतः स्फूर्त समस्याएं समाप्त होती शुरू हो जाएंगी। आपने कहा 3 वार्ड, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपका स्टूडियो है, यहाँ मेरी मनमानी नहीं चलेगी। ये माइक आपके हाथ में है, ये माइक मैं नहीं पकड़ सकता। ये आज़ाद है। नहीं, रुकिए 1 मिनट, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। ठीक उसी तरह से जनता को मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अपने घर के मालिक हैं, आप अपने घर में सफाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के घर को जाकर आप साफ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जितनी भी गंदगी हो, नहीं कर सकते हैं। आप जिम्मेदार अपने घर के हैं। तो मैं अपने वार्ड का प्रतिनिधि था, मैंने अपने वार्ड में गंदगी मुक्त किया। अब आप समझ सकते हैं, हर तरह की गंदगी मुक्त। आप मुझे पूरा नगर दें, पूरे नगर निगम को मैं सभी तरह की बुराइयों, गंदगियों से मुक्त कर दूंगा। ये मेरा वचन है। क्या लग रहा है शाहजहां भाई आपको कि जो सिस्टम है और जो परिपाटी है, शायद आप उसके जर्रे से वाकिफ़ हैं? बिल्कुल, एकदम है। शायद ही कोई ऐसा डाउट हो, बिंदु जो आप नहीं समझ सकते हो। तत्कालीन नगर परिषद या होने वाले नगर निगम में चंद लोग ही नए आएंगे, बाकी 30 पुराने ही रहेंगे जो इस क्षेत्र के हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो परिपाटी को आप एक ईमानदार आदमी अकेला सिंगल कि मैं उसको बदल दूंगा, क्या ये संभव है? देखिए, इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ। पहली बात तो कि 30 पार्षद जो भी निवर्तमान हैं, उसमें से मेरा अपना अनुमान है, अब जो भी हो, किसी को अच्छा लगे ना लगे, उतने लोग चुन के नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे वार्डों का मर्जर हो गया, तो वैसे भी पार्षद कम हो जाएंगे, बहुत सारे नए लोग चुन के आएंगे। आप बाहर से किसी चीज़ पर ईंट फेंकते हैं तो उसमें बहुत बदलाव नहीं आता है, तब्दीली नहीं आती है। अंदर से आप तब्दीली ला सकते हैं। जैसे एक बच्चे, आप देखोगे, किसी बच्चे को आपने देखा होगा दीपावली, छठ के मौके पर एक चिनिया पटाखा कहते हैं, जो उसको हाथ में लेकर वो बच्चा फोड़ देता है, जलाएगा और फेंकेगा, फोड़ देगा। लेकिन उसी पटाखे को अगर मुट्ठी में बंद कर लिया जाए, तब फोड़ के कोई दिखा दे, मुझे लगता है ज़िंदगी भर वो उस हाथ से खाना नहीं खा पाएगा, घायल हो जाएगा हाथ। कहने का मतलब ये है कि आप बाहर से बोल के, कुछ करके बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकते, बदलाव नहीं ला सकते हैं। लेकिन जब आप उसके अंदर घुस जाते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे वार्ड में मैंने बदलाव लाया, हम ये नहीं कहते हैं कि हमने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। मेरे वार्ड को लाइट जो होता है LED लाइट, ये कहा गया कि 2nd फेज में लगेगा, तब तक वो जो केबल होता नहीं दौड़ा हुआ था, जहाँ जहाँ दौड़ा हुआ था वहाँ पर लाइट लगा, बहुत सारे एरिया में केबल नहीं दौड़ा हुआ था। लिख के दिया गया कि तब तक पेमेंट नहीं होगा जब तक सारे वार्डों में लाइट नहीं लग जाए, तो दूसरे फेज में लगेगा। लेकिन अंदर खाने, चेयरमैन ने और एग्जीक्यूटिव ने उसका पेमेंट कर दिया, जबकि मेरे यहाँ मुकम्मल तौर पर लाइट नहीं लगा हुआ है। मुख्यमंत्री गली नली योजना में मैंने एप्लीकेशन दिया, हमारे यहाँ भी समस्याएं थी, रोड नाला सब नहीं बना हुआ था। 1 से लेकर 30 वार्ड में सभी वार्डों का चयन हुआ,
मुख्यमंत्री गली नली योजना में मेरे वार्ड को छांट कर। अब जनता कहे कि भाई जब आप इतना नहीं करवा सकते तो पार्षद क्यों? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिन वार्डों में गली नली योजना को पास करवा दिया गया स्टेट लेवल पर, वहाँ उस वार्ड में 4 साल में कोई काम नहीं हुआ, जबकि मेरे वार्ड को अछूत बना दिया गया तो मोटा मोटी 4-5 काम मैंने करवा लिया। अगर वो उस योजना में होता तो वो मैं काम नहीं करवा पाता। तो कहीं कहीं होता ही है कि जब आप विरोध में चलते हैं तो प्रयास होता है सत्ताधीशों का, मठाधीशों का, कि वो आपको किस तरह से डैमेज करें। ये भरपूर प्रयास हुआ और मुझे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन मैं निरंतर बढ़ता रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से कामयाब हुआ। ज़रूरी नहीं कि मैंने सारे विकासात्मक काम कर ही दिए, नहीं, कोई नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाया, समस्याएं सब दिन आती रहती हैं। ये गली नली योजना है जिस वार्ड का मैं वासी हूँ, पहले 30 था, 42 है, उसी वार्ड के जिला पदाधिकारी जो अभी नगर निगम के प्रशासक हैं जी। उस वार्ड में भी वही सिचुएशन है, बगैर काम का मुख्यमंत्री से उद्घाटन करा लिया गया। अब इससे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप अगर विपक्ष में थे और इतनी बड़ी बड़ी कारनामे हुई तो आप लोग भी तो नहीं बोले। आपको बोलने की बात मैंने कहा ना पहले रजिस्टर के बारे में, जहाँ पर एजेंडे के खिलाफ लिखना है वहाँ पर आपको कोई कॉलम ही नहीं छोड़ा जा रहा है। इसके लिए मैंने तत्कालीन डीएम साहब उस वक्त में थे, देवरे साहब थे, उनको लिखित में मैंने दिया कि ये गलत हो रहा है। उसके बावजूद इस परिपाटी में चेंज नहीं आया। पूरा प्रशासन, चाहे वो निम्न स्तर पर हो कि उच्च स्तर पर हो, ये सभी बातों को, यानी कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको समाप्त करने का प्रयास नहीं करता है। आप चाहे वो पुलिस महकमा ले लीजिए, कोई भी महकमा ले लीजिए, अभी आपको जो अभी हुआ है नगर निगम का जो गठन हुआ है सरासर गलत हुआ है। लाल चौक तक ले जाया गया है, बताया गया कि 51% गैर कृषि आबादी होगी तभी होगा, 90% कृषि आबादी है। तो आप छोटे लेवल की बात तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री लेवल पर, हर लेवल पर करप्शन भरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी आंख मूंदे हुए रहते हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो प्रशासक लोग हैं, वो कुछ भी करके दे देते हैं। जब 75% था पहले, अर्बन आबादी 75% होने पर नगर निगम या नगर निकाय होगा, सरकार ने उसको चेंज कर दिया, उसको 51% कर दिया। लेकिन जो निकाय में लिया गया है मधुबनी में अभी जो है, वो आपको कुल मिलाकर बहुत सारा एरिया 90% कृषि आबादी है। पहले का नगर निगम, नगर परिषद 4 स्क्वायर किलोमीटर में था, केवल 4 स्क्वायर किलोमीटर। अब जो नगर निगम बनाया गया है ये लगभग 40 से 50 स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप बताइए, आबादी 1 लाख नगर परिषद क्षेत्रीय, और अभी आबादी 1,70,000, सिर्फ 70,000 आबादी बढ़ी और एरिया जो है 10 गुना बढ़ गया। ये सरकारी लाल फीताशाही नहीं है तो क्या है? आप कहाँ कहाँ ठीक करते रहेंगे? तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि पहले मेरा वार्ड तो करप्शन मुक्त हो जाए, आप हमको दीजिए ना नगर निगम, हम उसको करप्शन फ्री कर देंगे। फिर समस्या है तो हम जिस लेवल पर होंगे उस लेवल पर काम करेंगे। अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। जो सरकारी नाला है या कैनाल है वो अतिक्रमित है। शहर में आप कहीं बाइक लगा करके या फोर व्हीलर तो खैर दूर की बात है, बाइक लगा करके आप खरीदारी नहीं कर सकते। इन तमाम जगहों को मुक्ति के लिए आपके तरफ से क्या प्रयास होगा? देखिए, 1-2 बात मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो नैरो स्पेस है, जो पुराना बाज़ार है, मिलन चौक जो हुआ, वहाँ से लेकर आपको बाटा चौक तक एकदम नैरो है। स्टेट हाईवे भी बना लेकिन उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ पाई। यहाँ पर जिस तरह से अभी अतिक्रमण को मुक्त करवाया गया था, उसी फोर्स की आवश्यकता है कि उसी इच्छा शक्ति से उस काम को करवाया जाए। आप देखेंगे कि सड़क के दोनों तरफ नाला है, फुटपाथ है, सब लोग इनक्रोच किए हुए हैं। मेरा कहना है कि जो 10 फीट का रोड है ना, आपको शंकर चौक से लेके आप बाटा चौक तक, उसको बहुत आसानी से 20 फीट किया जा सकता है। सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है और लोगों का ड्रेन उसके नीचे से ले जाया जा सकता है। 10 फीट का रास्ता अगर 20 फीट हो जाए तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम ऐसे ही बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। रश आवर में ये होना चाहिए कि किस रूट में 4 व्हीलर जाना चाहिए। यहाँ कोई नियम कानून नहीं है, जो जिधर से चला जाए। सरकारी ज़मीन जहाँ पर आप पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप ये देखिए कि सरकारी ज़मीन कौन उसका कब्ज़ा कर रहा है गलत पेपर बनाकर।
ऐसे लोग भी मेयर के कैंडिडेट हैं जो सरकारी ज़मीन सबको सेटलमेंट का पेपर दिखाकर तालाब को भर भर कर, मैं तो जिधर आप घूमिए, शहर की जनता को मैं कहता हूँ घूमिए, जहाँ भी पोखर भरा हुआ जाता हुआ मिलेगा, भरता हुआ मिलेगा, वो केवल एक आदमी भरता हुआ दिखेगा। तो ये पोखर तालाब, ये शहर मिथिलांचल मधुबनी पोखर तालाब का शहर हुआ करता था। होता ये कि बहुत सारे ज़मींदारों का भी पोखर होता है जो उनका निजी होता है। उसके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जलकर वो कर सकते हैं लेकिन भर नहीं सकते हैं। सरकार को देखिए, अब भर रहा है, कोई रुकने वाला नहीं है, कोई पब्लिक ही आगे आती है। तो हर स्तर पर भ्रष्टाचार है और आपको अपने अंदर के भ्रष्टाचार को पहले समाप्त करना होगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। तो मैंने सर्वप्रथम यही किया कि अपने अंदर के भ्रष्टाचार को समाप्त किया। जब मैं चुन के, पहले से मैं भी भ्रष्टाचार में नहीं था, और उसके बाद प्रयास किया कि जहाँ तक संभव हो भ्रष्टाचार को रोका जाए। अब हम कितने कामयाब हुए या नहीं हुए, ये आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं। समस्याओं की बात है तो आप जिस समस्या के बारे में बोले, मेरे पास विज़न है। मैं उस समस्या का संपूर्ण निदान न सही, बहुत हद तक निदान तत्काल कर सकता हूँ। आप कैनाल की बात देख लें, पूरा कैनाल एनक्रोच्ड है और कुछ विशेष लोग ही किए हुए हैं। तो वहाँ पर तो सरकार को इच्छा शक्ति दिखानी होगी ना, बिल्कुल। वहाँ प्रशासन की इच्छा शक्ति दिखानी होगी, लेकिन इच्छा शक्ति दिखाएगा कौन? जिसके अंदर में कैनाल है, नगर निगम के अंदर में कैनाल है, उनका प्रशासक तो डीएम साहब को जाने दीजिए कि उनको बहुत मतलब नहीं रहा, कुछ ही वो प्रशासक रहे। वो जो चेयरमैन हुआ करते थे उन लोगों को भी कोई मतलब नहीं हुआ, और चेयरमैन के जो करीबी हुआ करते हैं वही लोग उस कैनाल को भरना शुरू कर देते हैं। सत्ता के करीब आप भी रहे, आप जहां आरोप लगा रहे हैं या जिन व्यक्तियों पर भी आरोप लगा रहे हैं वो भी सत्ता के करीब रहे हैं जी। तो आपके भी ससुर नहीं कर पाए? बिल्कुल नहीं कर पाए। गलत किया उन्होंने, असफल हुए वो, इसलिए फेंक दिए गए। 5 साल रहे ना मुकम्मल, पहले ऐसे चेयरमैन बने वो खालिद अनवर साहब, जो मुकम्मल 5 साल नगर निगम के सत्ते को चलाया जी। उसके पहले भी बलदेव पूर्व सब चलाते रहते थे। वो तो परंपरा था, उस परंपरा को वो तोड़े, उस परिपाटी को वो तोड़े, उसके बाद 5 साल रहे। अगर आज आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो सामने वाला कहेगा हमसे पहले आप थे, आप क्यों नहीं किए? तो हम कह तो रहे हैं, आपने नहीं किया, आपको फेंक दिया गया, आपको फेंक दिया गया, शहर से उस सत्ता से बेदखल कर दिया गया। फिर जो दूसरे आए जो बेदखल करके उस कुर्सी पर काबिज हुए, उन्होंने क्या किया? और फिर मैं कह रहा हूँ उनके उन्होंने जो किया, तो विपक्ष में तो आपके ससुर ही थे ना। अभी नहीं, विपक्ष में चेयरमैन का चुनाव हारने के बाद वो न पक्ष में थे न विपक्ष में थे, वो घर में थे। नहीं, घर में नहीं थे, दावेदारी उनकी भी थी। और 13, 16 या 17 का कुछ ऐसा मार्का आया था। 11 वोट आया था उनको। विपक्ष के नेता हुए। नहीं, विपक्ष के नेता फिर बने नहीं। वो मैं आपको कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि एक बार चेयरमैन का चुनाव हो जाने के बाद मेरे अलावा मोटा मोटी जितने लोग होते हैं, वो तो लास्ट टाइम में आप कोशिश किए 2.5 साल के बाद। नहीं, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद मैंने इस कुप्रशासन को, कुव्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन अभी वर्तमान जो मेरे प्रत्याशी हैं, बार बार वही बचाते रहे हैं इस चेयरमैन को, बार बार वही बचाते रहे हैं। फिर आप लोग क्या किए वहाँ? हमने तो प्रयास किया ना, हमारा प्रयास गिना जाएगा। आपने गलत काम का विरोध किया, पूरी ताकत से किया, क्या ये कम है? आपको मेरा किसी, अगर आपने किया तो ऐसा तो नहीं कि सुशील मोदी टाइप से आप बन गए कि लगातार IRTC घोटाला या कुछ और तरह का मामला सिर्फ बोल देना और बैक हो जाना। नहीं, हमने बोला नहीं है, आप गौर किए होंगे। विपक्ष के एक नेता वो भी हैं। बता रहा हूँ मैं, मैं मोदी हूँ, मैं नीतीश, सुशील मोदी हूँ, मैं नीतीश हूँ, कुछ भी। वो जो कहावत है ना, खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, अगर उसको किसी ने पूरी तरीके से चरितार्थ किया है, अपने ऊपर लागू किया, तो मैंने सबसे पहले अपने ऊपर लागू किया। जिस आदमी ने हमको जिताने में भरपूर सहयोग किया, अगर वो कहीं से मुझे लगा कि मेरे नाम पर कहीं पर लूटना चाह रहे हैं, तो मैंने उनको लूटने भी नहीं दिया, उनको अपने पास हटा दिया। एक बात, जो पहले खरीद फरोख्त होता था, हॉर्स ट्रेडिंग, पार्षदों को खरीद करके नेपाल ले जाना, कसम खिलाना, हम तो कभी नहीं। नहीं, सुनिए ना, प्रयास में सारे लोग रहे, आप भी रहे, बहुत सारे लोग रहे। हम किसी का नाम नहीं लेना, नहीं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। उस चुनाव में पार्षदों को खरीद करके चेयरमैन बनने वाले चुनाव में, और अभी डायरेक्ट
लोगों के द्वारा जो चेयरमैन चुने जाएंगे उस चुनाव में कितनी फ़र्क है? सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जब पार्षद चुनते थे तब मैं डायरेक्ट चुनाव लड़ने की कंडीशन में नहीं होता था। अब जब जनता चुन रही है तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में मैंने प्रोजेक्ट किया, और अब ये जनता को देखना है कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। उस परिवर्तन का ही नतीजा है जो आज मैं प्रत्याशी हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं विश्वास तो है ना कि जनता भले मतलब किसी के पीछे चली जाए, पैसे के पीछे चली जाए, लेकिन समस्त जनता तो नहीं जाएगी। जनता में भी सब तरह के लोग हैं, पार्षद में भी सब तरह के लोग होते हैं, जनता में भी सब तरह के लोग होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने अविश्वास लगाने का प्रयास किया था, और अविश्वास मैंने नहीं लगाया था, उन्होंने स्वयं लगाया और स्वयं गिराया। मैंने प्रयास किया था, मैं 2 वोटों से पिछड़ रहा था मैं, बिल्कुल। हाँ, तो उसकी वजह ये थी 5 और 30 का फासला था, वही ना? हाँ, नहीं, उसकी वजह ये थी कि लोग जो है हमसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाता, नहीं कर पाया। और मेरे साथ जो जुड़े हुए रहे लोग बहुत ही ईमानदारी से जुड़े हुए रहे। जब मैंने देखा कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा उन लोगों, तो मैंने अपने मिशन को शुरू किया। इस बीच में क्या हुआ कि हम लोगों ने विश्वास नहीं लगाया। जो सत्ताधीश थे उन्होंने स्वयं अविश्वास स्वयं पर लगवाया और स्वयं अविश्वास गिराया भी। जो विपक्ष के लोग थे उस खेल में, उस अविश्वास के खेल में 2 बार शामिल ही नहीं हुए। ये आप प्रोसीडिंग निकाल कर देख सकते हैं। तो अब बात क्लियर हो गई कि जो विपक्ष के लोग जो हटाना चाहते थे। मेरा सवाल था कि जो खरीदारी होती थी उसमें चेयरमैन बनने में या मेयर बनने में जो मज़ा था, जो इस बार जनता के बीच जा रहे हैं उसका मज़ा इसमें न है। अगर मज़ा नहीं होता तो हम यहाँ क्यों आते? अगर फिर पार्षद ही चुनता तो आपको शाहजहां अंसारी कहीं नज़र ही नहीं आता। अगर पार्षद के चुनने की बात होती तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा होता, आपके सिर्फ पार्षद बन के रह जाता, और पार्षद बन के अपने वार्ड का काम करता, बात यहीं पर ख़त्म हो जाती। लेकिन चूँकि आपके हाथों में इस बार ताकत है तो इस बार बदलाव का माध्यम आप ही बनेंगे। जी, आखिरी सवाल है मेरा एक, चूँकि जो गरीब सैकड़ों ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनके मकान को नगर निगम कह दिया कि आपका डीपीआर में नाम आया, वो पार्षद को खुश नहीं कर सके, चाहे आप हो, हम हो या कोई भी हो, उनको मकान नहीं मिला पिछले 2-3 वर्षों से। वो प्लास्टिक तान के रह रहे हैं, चाहे वो जिस इलाके में जाए, बहुआरा के इलाके में जाए, कोतवाली चौक के इलाके में जाए, लहरियागंज के इलाके में जाए, कहीं जाए आप, जो नगर परिषद का सराउंडिंग था, जो एरिया था। ये जो टेबल के नीचे वाली बात अभी तक चल रही है, मतलब अभी भी लोग फ़ोटो खिंचवा दे रहे हैं लोगों के घर जा कर के। कुछ ऐसे लोग हैं, आपका नाम आ गया, उस सिस्टम को क्या आप बंद करेंगे या उसके हिस्सेदार बनेंगे? जब तब हम हिस्सेदार नहीं थे तो आप कैसे हिस्सेदार होंगे? पहली बात तो ये तो आप हो गया कि आप नहीं हम, मेरा सवाल है कि वो 30,000 वाला जो सिस्टम है वो बंद होगा या आप उसके हिस्सेदार होंगे? हम कभी भी 30%, 30,000 किसी के भी हिस्सेदार न थे, न है, न रहेंगे। वो सारा सिस्टम समाप्त हो जाएगा। और सुन लीजिए, जब आपने बात छेड़ दी है तो बात मुकम्मल होने दीजिए। बोलिए ना। जी, इसमें समय लगेगा लेकिन हम समय लेंगे। बहुत सारे लोगों का HFA 1, 2, 3 फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में नाम आया। फेज़ 1 वाले लोगों का पैसा मिला, बहुत हद तक मिला। फिर फेज़ 2 वाले लोगों का पैसा आया। 50-50 हज़ार रुपये मिलने के बाद तब तक सत्ता में परिवर्तन आ गया। ये आप हिस्ट्री उल्टा कर देख लीजिए। जो नए सत्ताधीश आए उन्होंने क्या किया, एक नया DPR बनाया फेज़ 4 करके, और फेज़ 2 और फेज़ 3 का पैसा, ये मैं सभी जनता को जागरूकता के तहत कह रहा हूँ। पता कीजिए कि आपका पैसा जो फेज़ 2 फेज़ 3 में था, उस पैसे को निवर्तमान चेयरमैन ने और उनके आकाओं ने फेज़ 4 बना के नए लोगों को पैसा डाइवर्ट कर दिया, पैसे राशि का विचलन कर दिया। उसके बाद फिर HFA 4 के लिए पैसा आया, उस पर लिखा हुआ था इस राशि का विचलन नहीं हो सकता है, HFA 4 फेज़ 4 में ही जाएगा। तो कहीं आपने फेज़ 2 फेज़ 3 के पैसे को तो फेज़ 4 में डाल दिया। अब फेज़ 4 का पैसा कह रहा है कि फेज़ 4 में ही जाएगा, फेज़ 2, 3 में नहीं जाएगा। गंदगी वहीं से शुरू हुई है। गंदगी 2018 से शुरू हुई है। मेरे फादर इन लोग के समय में फेज़ 1 था और उसमें प्रॉपर वे में पैसा मिल रहा था, मिला भी लोगों को।
फेज 2 फेज 3 उस समय भी लिया जाता था ना। पैसे लेने के बाद मैं आपको मेन बीमारी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हम पैसे लेने की नहीं बात नहीं, तो पहले आप बीमारी समझिए, बीमारी समझिए। पैसा आया अखलाक के लिए, अब मिल गया गोपाल को, ठीक है। और फिर बाद में पैसा आता है गोपाल के लिए कि ये गोपाल को ही मिलेगा, गोपाल को पैसा मिल चुका है तो अखलाक को पैसा कैसे मिलेगा। ये किया किसने? ये किया निवर्तमान चेयरमैन ने। ये इस सारे आवास के घोटाले की जड़, सारे कुकर्मों की जड़ मैं कहता हूँ कि लाइए डिबेट में। अब वो नहीं डिबेट में सकेंगे अगर, तो ले आवे वो अपने वकील को। मैं इसी स्टूडियो में साबित कर दूंगा कि जितना भी आवास का घोटाला गड़बड़ हुआ है, जितने भी लोग मारे गए हैं, उसका जिम्मेदार निवर्तमान चेयरमैन उनके आका हैं। समझ गए? आपका सिस्टम 30,000 20,000 25,000, अगर मैं सत्ता में आया, मैं मेयर बना, तो 30,000 क्या 30 रुपया नहीं लगेगा भाई किसी को, क्योंकि मैं अपने वार्ड में अपनी तरफ से एफिडेविट भी बनवा दिया करता हूँ। और जिन लोगों का ज़िंदगी में कभी रसीद नहीं कटा, दाखिल खारिज नहीं हुआ, उन लोगों का रसीद और दाखिल खारिज भी करवा दिया मैंने। तो ये मैं करता आ रहा हूँ, करूँगा नहीं, मैं करता आ रहा हूँ। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप गौर कीजिए। अकील साहब प्रशासक के चैम्बर में लटके हुए मिले, मर गए या मार दिए गए ये जांच का विषय है, लेकिन उसके पीछे की कहानी आप जानते हैं? आपने ये सवाल हमसे किया, मैं कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि ऑन कैमरा, गोदी मीडिया से मैं भागता हूँ। आप करेक्ट सवाल कीजिए। बात गोदी मीडिया की नहीं, अगर अकील अहमद की लाश प्रशासक के चैम्बर में मिली जी, तो वहाँ जो लोग सत्ता से लेकर के विपक्ष के लोग थे, क्यों नहीं आवाज उठाए? एकदम आवाज उठाए। कहाँ आवाज बता रहा हूँ, कैसे नहीं आवाज उठाए? क्या जांच हुई उसमें? क्या जांच हुई? क्या इंसाफ मिला? उनकी वाइफ को क्या जांच मिला? उनके बच्चे जो आज एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उन पर बहुत तरह का एलिगेशन लगा। तो आप जब लगातार पावर हाउस के नजदीक रहे, क्यों नहीं उनको बचाए? मैं यहाँ तो मैं पावर हाउस के नजदीक था, मैं नहीं। जी सुन लीजिए, वहाँ भी नहीं था। सुन लीजिए, उनकी मृत्यु के पीछे बहुत सारी वजूहात है। 12 मार्च 2022 को जांच दल आता है, वो जांच करता है और वो जांच दल बहुत तरह के फाइल का डिमांड करता है। 12 मार्च शनिवार का दिन है। बात होती है कि 14 मार्च, यानी कि बीच में रविवार 13 मार्च पड़ता है। 13 मार्च को आप, संडे बंद है, 14 मार्च को आप आए सारा फाइल लेकर। 14 मार्च को वो लटके हुए पाए जाते हैं प्रशासक के चैम्बर में। अब आप बताइए कि जिन लोगों ने घोटाला उजागर किया या जिन लोगों के माध्यम से जांच हुआ, वो जिम्मेदार होंगे या उन पर जो प्रेशर पड़ा, जिन लोगों के करामात या हमको जहाँ तक मालूम है कई करोड़ के वाउचर पर उन्होंने साइन किया था, बीइंग बड़ा बाबू। और एक और घटना है, वो जो रैन बसेरा है उसमें 2 लाख रुपया उनके नाम से उठाया गया। वो सामान नहीं आया, वो सामान भी व्यक्ति विशेष, मैं कह रहा हूँ व्यक्ति विशेष के घर पर पहुँच गया। और जब उस पर जांच हुई तो उस पैसे को जमा करने के लिए ये दर की ठोकर खा रहे थे। ये सस्पेंशन पीरियड को भी भुगते हैं। सस्पेंशन रिवोक होने के बाद उनको फुल पेमेंट नहीं मिलता है। उसके बाद जो उन्होंने बच्ची की शादी में, अपनी बेटी की शादी में एडवांस लिया हुआ था, वो 3 लाख रुपया भी कटता है। और ये जांच का भी गठन होता है। तो आप बताइए कि वो जो उन्होंने बहुत सारे वाउचर पर साइन किया था, उनको बड़ा बाबू बनाया ही इसलिए गया था कि वो बलि का बकरा बन सकें। बड़ा बाबू बनने के उसमें थे क्या? वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे? नहीं, वो बन तो सकते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके पास बहुत सारा अदर फाइल भी था। उनकी कारकर्दगी पर हम सवाल नहीं लगा उठा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि बड़ा बाबू का पोस्ट काफ़ी मुश्किलों भरा है, जिम्मेदारी भरा है, क्योंकि वो हमारे काफ़ी करीब भी रहे हैं वो। तो मैंने कहा था कि आपके पास जो दूसरा फाइल है वो देखिए, स्थापना वगैरह। बड़ा बाबू का पोस्ट आप मत लीजिए, क्योंकि पहले के जो बड़ा बाबू थे उस वक्त में, निवर्तमान शंकर झा, बगैर किसी गलती के वो जेल चले गए थे। उनकी गलती नहीं थी, वो जेल चले गए। उनको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। वो जो 2 लाख रुपया जो है कि वो जो जमा किए वहाँ, मतलब निकाले वो अपने नाम पर जाके कहीं दे दिए, उसमें से 85,000 रुपया मरणोपरांत जब उनके डायरी में लिखा हुआ था और अकील साहब के रिश्तेदार ने फ़ोन किया कि फला साहब आपके नाम पर इतना रुपया बाकी है। हाँ, तो मेरे ऊपर बाकी, मैंने उनसे कर्जा लिया था, जबकि वो करोड़पति हैं।
वो कह रहे हैं कि हमने उनसे पैसा लिया था। पैसा कर्जा नहीं लिया था, उन्होंने 2 लाख रुपए निकलवा के जो रैन बसेरा के लिए था उसको, जी कोविड के समय में, वो अपने घर पर मंगवा लिया बतौर एक रंगदारी। और जब देखा कि वो मर गए हैं तो कहते हाँ मैंने पैसा लिया था। एक गरीब आदमी, एक कमज़ोर आदमी किसी अरबपति को कर्जा नहीं देता। वकील साहब एक बड़ा बाबू थे वहाँ, प्रधान लिपिक थे नगर परिषद के, उनसे कोई रंगदारी मांगेगा और वो पैसा दे देंगे, अगर ऐसी बात थी तो वो पुलिस में क्यों नहीं गए? आपने उनकी मेंटेलिटी को देखा था, महसूस किया था क्या? हम तो जान रहे थे कि उनके हाँ उनका थोड़ा संतुलन बिगड़ा हुआ था ना। अब आपके बातों में सारा जवाब है कि उनका संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ था, और उसका नतीजा ये हुआ कि इन लोगों ने, सत्ताधीशों ने उनका भरपूर फ़ायदा उठाया और बैक डेट में उनसे करोड़ों के वाउचर पर सिग्नेचर करवाया। और जो भी ठेकेदारी की थी या नहीं की थी, काम किया था या नहीं किया था, उन सब का पैसा उठाया। उसी के लिए जो जांच दल आया था 43 बिंदुओं पर, उसकी जांच होनी शुरू हुई। और मैं कह रहा हूँ टू दी पॉइंट, 12 तारीख को जांच दल आता है, जांच करती है, 13 को संडे है और 14 को यानी सोमवार के दिन वो लटके हुए पाए जाते हैं। अब इसमें बताइए कोई छुपी हुई बात कहाँ है? कहीं ना कहीं उन पर दबाव पड़ा। अगर वो खुद मर गए तो घोटालेबाजों का दबाव था, और अगर मार दिए गए तो घोटालेबाजों ने मारा। दोनों बात है। अब मर गए या मार दिए गए इसके पीछे मैं नहीं जा रहा, लेकिन मरे तो प्रेशर में मरे, खुद मरे तो, और अगर मार दिए गए तो घोटालेबाजों ने मारा। ये जांच का विषय है। हम लोगों ने लिख के भी दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए। बाय नेम एफआईआर से मैंने मना किया था, बाय नेम एफआईआर नहीं हो, किसने मारा ये जांच का विषय है, ये जांच होना चाहिए। लेकिन इनके रिश्तेदार हैं काफ़ी करीब, इनके अपने रिश्तेदार हैं जो इनके गार्जियन बन के एक एफआईआर सबमिट करते हैं हम लोगों के मना करने के बावजूद। और आज उनके बाय नेम एफआईआर जो हुआ था जी, और आज उनके रिश्तेदार उन्हीं लोगों के गोद में खेल रहे हैं, उनके साथ उस प्रत्याशी के साथ घूमते हैं। वो मेरे वार्ड के में संभावित वार्ड के पार्षद उम्मीदवार भी हैं, गौर कीजिएगा। और वो उन्हीं लोगों के पीछे घूमते हैं जिन्होंने उनके रिश्तेदार से गलत वाउचर्स पर साइन करवाया, उनको इस प्रेशर में डाला, तनाव में डाला और उनसे 2 लाख रुपया मंगवाया। जो मरने के बाद 85,000 रुपया दिया, उसके पहले मेरा हम देखा हुआ है, जब वो पैसा मांगने जाते थे, एक बार मैंने देखा था तो अजीब तरह से उनसे व्यवहार होता था। मुझे नहीं मालूम, नहीं पता उन्होंने, मुझे एक शंका तो होता ही कि क्यों किया जाए, लेकिन दूसरे सूत्रों से मुझे पता चला कि इन्होंने कोविड के समय जो इनके ऊपर जो आया था, क्योंकि सामान तो खरीदा नहीं गया, वो जांच का आज भी पेपर में निकला हुआ है। तो यही परिपाटी रही है। हम मधुबनी की जनता को कहना चाहते हैं कि सारी चीज़ों को देखे, उसके बाद कोई फैसला ले। आखिरी में मधुबनी के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मधुबनी के लोगों से अपील करते हैं, विनती करते हैं, याचना करते हैं, बचा लीजिए अपने मधुबनी को। इस बार आपके हाथ में ही है, मधुबनी को आपको बचाना है। कैसे बचेगा मधुबनी, इस बात का ख्याल आपको करना है। उसके लिए बस हम कहेंगे सभी प्रत्याशियों के भूत वर्तमान को खंगालिए, देखिए कौन क्या करके आया है, मेरा भी देखिए मैंने क्या किया है। अगर मैंने गलत किया है मुझे भी रिजेक्ट कर दीजिए, जो गलत करके आया है वो उसको रिजेक्ट कीजिए। और जो एकदम से नए हैं उनका तो समझ लीजिए कि 5 साल यूं ही निकल जाएगा सीखते सीखते। सीखने के बाद हम लोग की ये दुर्गति हो रही है कि सिर्फ अपने वार्ड तक महदूद कर दिया जाता है, अगर रोकना चाहते हैं तो। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ सभी प्रत्याशियों के बारे में आपसे कि आप सभी प्रत्याशियों को देखें, उनकी पिछली ज़िंदगी को देखें, क्या करके आए हैं जो आज इतना लुटा रहे हैं हमारे पास। मैं न लूट के आया था न लूटने आऊँगा। कुछ लोग हैं जो लूट कर आए हैं और लूटने आएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप काम करें। और सबसे ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मैंने माना, आप भी लोग मानते होंगे, सब लोग मानते होंगे, ये माना कि मेरे पास पैसा कम है, पर जब है आपका साथ तो क्या गम है। आप मेरा साथ दें, मैं आपको बेहतरीन मधुबनी दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है। धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी साहब। इनसे बहुत सारी बात हुई है, आगे भी सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी और हमारी सहयोगी शारदा झा के साथ डे न्यूज़ मधुबनी।